बाबा की यात्रा खत्म हो गई है, बाबा बागेश्वर की, लेकिन आज फिर बाबा इंदौर पहुंचे हैं। 1 लाख युवाओं को संकल्प दिलवाया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको 8 से 9 में देश, प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें दिखाता हूं। वो खबर दिखाता हूं जिसको देखकर आपको यह लगे कि हाँ, आज का तो खबरों का डोज पूरा हो गया है, कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। हम बहस नहीं करते, फैक्ट के साथ 1 घंटे में आपके शहर, आपके जिले, आपके गांव से जुड़ी खबर लेकर आते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हो। चलिए आज 1 घंटे में कौन सी खबर बताएंगे ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहली खबर कौन है, देख लीजिए। सबसे पहले बात आज महाराष्ट्र की करूंगा। क्यों करूंगा? पूरा देश जानना चाहता है महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 7 दिन हो गए हैं लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पेच कहां फंसा है जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति भी इससे प्रभावित होती है। दूसरी खबर में बात बाबा बागेश्वर की करेंगे। लगातार 9 दिन से कर रहे हैं लेकिन आज क्यों करेंगे? आपके मन में सवाल होगा। अब तो यात्रा खत्म हो गई है। बाबा बागेश्वर 9 दिन की हिंदू एकता पदयात्रा के बाद आज 10वें दिन इंदौर पहुंचे हैं। बाबा बहुत थक गए लेकिन 1 लाख युवाओं को संकल्प दिलाने पहुंचे हैं। एक तस्वीर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। दहाड़े हैं इंदौर में, क्या क्या बोले हैं देख लेंगे खबर तो सब कुछ जान जाएंगे। तीसरी खबर में बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बयान की करेंगे जिस पर पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सिंधिया ने विजयपुर में मिली बीजेपी की हार के बाद पहली बार बोला है। क्या बोला है, कैसी राजनीति हो रही है, सब कुछ बताएंगे। विजयपुर का मसला है और कह रहे हैं भाव यही है, हम गए होते तो सब कुछ ठीक होता। जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में आपको मध्य प्रदेश से आई एक अच्छी तस्वीर दिखाएंगे। भोपाल में आज एक आईपीएस बेटी ने अपने डीजीपी पिता को विदाई दी है। बेटियों पर गर्व करने वाली तस्वीरें इसलिए जरूर दिखाऊंगा। 5वीं खबर में बात करेंगे टी राजा के बयान पर मचे घमासान की। हैदराबाद वाले टी राजा उज्जैन आए थे, बड़ा बयान देकर चले गए हैं। वो तो चले गए हैं लेकिन उज्जैन में बवाल मच गया। महाकाल मंदिर के आसपास कौन दुकान लगा सकता है, इस पर ही बोले हैं। जुड़े रहिएगा, विस्तार से सब कुछ सुनाएंगे। 6वीं खबर में आपको दमोह से आई एक अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा। बच्चियां पैदल जा रही थी, मंत्री जी ने साइकिल दिला दी। बस इसीलिए विस्तार न्यूज कह रहा है गुड जॉब मंत्री जी। 7वीं खबर में बात छत्तीसगढ़ की करूंगा। मननगढ़ में अतिक्रमण हटाने पर तहसीलदार की पिटाई कर दी है, विस्तार से बताएंगे। और पिटाई करने वाले कह रहे हैं ना 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 ना, गरियाया नहीं हूं, मारा हूं। 8वीं खबर में बात करूंगा। रायपुर में एक शख्स को फांसी की सजा मिली है। इस आरोपी ने एक बच्चे को जिंदा जला दिया था, इसलिए इस दरिंदे को फांसी की सजा मिली है। और 9वीं खबर में आज फिर से बात सीजीपीएससी के नतीजों की करेंगे क्योंकि ये सीजीपीएससी के नतीजे बता रहे हैं सुशासन आ गया है। और आखिर में आपको एक रिसर्च दिखाऊंगा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज खबरों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए पहली खबर क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब बता भी दीजिए। आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा। अगर महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र के चुनाव को आपने देखा है और देश की राजनीति में आपकी दिलचस्पी है तो यकीन मानिए आपके मन में भी एक ही सवाल आ रहा होगा नतीजों के बाद, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है। महायुति गठबंधन 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में 230 सीट जीतकर भी 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है लेकिन सरकार नहीं बन पा रही है और इसीलिए लिखना पड़ रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब बता भी दीजिए। आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है मुख्यमंत्री, कहां पेच फंसा है, ये तो आप समझना चाह रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्शक ये जरूर समझना चाह रहे होंगे कि आखिर पेच फंसा कहां है। जानना चाहते हैं, खबर देखिए, ध्यान से देखिए। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 30 नवंबर तक तय ही नहीं हो पाया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा। 7 दिन बाद भी सस्पेंस बरकरार है। 27 नवंबर को शिंदे ऐलान कर देते हैं, खुद को सीएम की रेस से बाहर कर लेते हैं। 28 नवंबर को दिल्ली में अमित शाह के घर बड़ी बैठक हुई। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे समेत महाराष्ट्र के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 29 नवंबर को मुंबई में बड़ी बैठक होनी थी। देखिए हाय से थी में आ गया मैं, लेकिन बैठक टल गई। समझ गए, समझते जाइएगा पेच कहां फंसा है। थी है और होगा, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, इसी में सब खेल है। लेकिन बैठक टल गई और एकनाथ शिंदे सातारा रवाना हो गए, जिसके बाद चर्चा और ज्यादा होने लगी कि महायुति गठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है। इसी बीच खबर यह भी आई कि मुख्यमंत्री पद को लेकर तो फैसला हो गया है। लगभग तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, लेकिन मामला मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है कि कौन सी पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। 28 नवंबर को जब महायुति की बैठक में दिल्ली में हुई
तो सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र को लेकर अमित शाह ने जो फार्मूला तय किया वो भी आपको बता देता हूं। स्क्रीन देखिए, सब कुछ समझ लीजिए। अमित शाह के महाराष्ट्र वाले फार्मूले की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और गृह विभाग भी देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रख सकते हैं, जो अभी भी देवेंद्र फडणवीस के पास ही है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही शहरी विकास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय एकनाथ शिंदे को दिया जा सकता है। अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी अजीत पवार को सौंपा जा सकता है। ये आपको मैं कयासों के बाजार से आई हुई खबर बता रहा हूं। अब ये तो बात हुई 28 नवंबर की रात जो फार्मूला अमित शाह के साथ हुई मीटिंग के बाद तय की गई, ये उसकी बात हो गई। लेकिन इस बैठक के बाद जब तीनों नेता मुंबई लौटे तो 29 नवंबर को बैठक होनी थी जो नहीं हो पाई, जिसे क्या किया गया, रद्द किया गया। जिसे रद्द करके एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले, देखिए उड़न खटोला में उड़ के कहां हो गए, सतारा रवाना हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में जब चर्चा शुरू हुई तो शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट आए और बताया कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले शिंदे साहब अपने गांव जाते हैं। ये राजनीति है। राजनीति में वही नीति लागू की जा सकती है जिसको करके राज किया जा सके। सुन लीजिए ये क्यों कह रहे हैं विधायक कि जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तब वो अपने गांव जाते हैं। सुनिए। शिंदे साहब जब भी दरेगांव जाते हैं, एक तो उनके खेती का उनको शौक भी है, दूसरी बात है ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके ही फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ ना कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। अब एकनाथ शिंदे के बड़े फैसले का ही तो इंतजार है। कई बार मैं ऐसी खबरों पर चुटकियां बजाता हूं। आप समझ रहे हैं, चुटकियां बजाता हूं क्योंकि राजनीति में चुटकी में कौन सा खेल हो जाए ये कोई नहीं जानता। फैसले का ही तो इंतजार है। शिंदे साहब गांव से लौटकर ही बड़ा फैसला लें, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बना लें। अब आपको बता देते हैं पेंच कहां फंसा हुआ है, ये भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कहां पेंच फंसा है ये भी देख लीजिए। बीजेपी की मांग है कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिलना चाहिए। गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही होना चाहिए। साथ ही 20 अन्य मंत्रालय भी मिलने चाहिए। समझ गए आप? आपको सब कुछ बता रहा हूं। अब शिवसेना शिंदे गुट की क्या मांग है वो भी जान लीजिए। ये भी आपको बता देता हूं विस्तार से। आपकी स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, और आप देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए जो शब्द लिखे हैं उसको पढ़ लेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ भी आसानी से समझ जाएंगे। शिंदे गुट डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार है, लेकिन डिप्टी सीएम के पद के साथ गृह मंत्रालय की भी मांग कर रहा है। कौन? जो गांव गए हैं चिंतन मनन कर, एकनाथ शिंदे। साथ ही राजस्व, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट की भी मांग कर रहा है। समझ गए आप? मांग छोटी मोटी नहीं है, कई विभागों का मंत्रालय चाहिए, जिसमें दोनों ही पार्टियों में पेंच केवल गृह मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ है। अब शिंदे के गांव से लौटने के बाद ही आगे फैसला होगा कि आखिर किसको क्या मिलेगा और किस शर्त पर महाराष्ट्र में नई सरकार बने। समझ गए आप समझ गए। लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय ही माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को इस चुनाव में बम्पर जीत मिली है। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी। कितने में? 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 132 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 132 इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली, यानी बीजेपी के करीब 90% उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 26.77% वोट मिले। 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली, 2019 में 105 सीटें मिली और 2024 में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नहीं था तब बीजेपी ने 132 सीटें हासिल की। बहुत बड़ी जीत है भाई साहब बीजेपी की। बस इसीलिए बीजेपी का मुख्यमंत्री तय माना जा रहा है।
फिलहाल सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि पूरा विवाद गृह मंत्रालय का ही है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति गुड़ा गणित, अभी तक हुए फैसले था, थी, होगा, सब बता दिया आपको, सब आपको बता दिया। क्यों बता दिया आपको पता है? क्योंकि 7 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, और 7 दिन से ज्यादा वक्त जब हो जाता है तो खिचड़ी क्या पक रही है और मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर कौन सी है? यात्रा खत्म करने के बाद इंदौर पहुंचे बाबा बागेश्वर और संकल्प दिलाने पहुंचे लाखों युवा थे वहां। बाबा बागेश्वर 9 दिन पैदल चले, पैर में छाले पड़ गए, बहुत थक गए, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। फिर भी बाबा 10वें दिन इंदौर में रग रग हिंदू मेरा परिचय हिंदू युवा सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। इंदौर में बाबा बागेश्वर ने 1 लाख युवाओं को सनातन रक्षा का संकल्प दिलाया। इंदौर के लालबाग परिसर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कार्यक्रम स्थल पर भव्य रंगोली बनाई गई। थके हैं लेकिन रग रग हिंदू मेरा परिचय कार्यक्रम था, इसलिए बाबा इंदौर पहुंच गए। और इंदौर पहुंचने पर बाबा ने एक और बड़ी बात कही है कि 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदुओं को कट्टर बनने की जरूरत है। अक्सर बाबा बागेश्वर कहते हैं कट्टर हिंदू बनने की जरूरत है। अभी जब मैं बाबा बागेश्वर की यात्रा से पहले इंटरव्यू लेने गया, कहां बागेश्वर धाम, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया बाबा कट्टर हिंदू काहे कहते हैं? सुनिए, फिर आपको बताएंगे आज ये बयान क्यों सुना रहा हूं। पहले सुनिए। कट्टर क्यों बोल रहा है? मधुर बोलिए ना। कट्टर मत बोलिए महाराज जी, फिर डर जाएंगे लोग, कह देंगे कट्टर मतलब क्या तलवार लेके निकलेगा क्या? नहीं, हम विचार वाले हथियार लेके निकलेगा? नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पे भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पे भरोसा। आपके एक शब्द से जान रहे हैं कट्टर वाला, कहीं आप नहीं समझा, कहीं लेके तलवार निकल गया कि महाराज जी ने कहा कट्टर हिंदू बनना है। नहीं, कट्टर उनके लिए थोड़ा एक संदेश दे दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। कट्टर हिंदू का मतलब क्या? कट्टर हिंदू का मतलब हिंसावादी नहीं, तलवार वाला नहीं, विचार वाला। मेरे सवाल पर बाबा ने कट्टर हिंदू का पूरा मतलब बताया था। और फिर एक बार बाबा ने कट्टरता का जिक्र करते हुए इंदौर में मंच से बताया है कि कट्टर हिंदू मतलब क्या है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। सुनिए कट्टर हिंदू का मतलब बाबा ने क्या बताया। देख सुनिए। कट्टर क्यों बोल रहा है? मधुर बोलिए ना। कट्टर मत बोलिए महाराज जी, फिर डर जाएंगे लोग, कह देंगे कट्टर मतलब क्या तलवार लेके निकलेगा क्या? नहीं, हम विचार वाले, हथियार लेके निकलेगा? नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पे भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पे भरोसा। आपके एक शब्द से जान रहे हैं कट्टर वाला, कहीं आप नहीं समझा, कहीं लेके तलवार निकल गया कि महाराज जी ने कहा कट्टर हिंदू बनना है। नहीं, कट्टर उनके लिए थोड़ा एक संदेश दे दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। कट्टर हिंदू का मतलब क्या? कट्टर हिंदू का मतलब हिंसावादी नहीं, तलवार वाला नहीं, विचार वाला। इसी के साथ बाबा ने कह दिया कि 1 करोड़ हिंदुओं को कट्टर बनने की जरूरत है, जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करे। और इसी संकल्प के साथ ही बाबा ने 9 दिन हिंदू एकता पद यात्रा भी निकाली थी। 21 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की यात्रा 29 नवंबर को ओरछा में समाप्त हुई। बाबा की इस यात्रा में रोज अलग अलग रंग देखने को मिले। नेता से लेकर अभिनेता तक, साधु संत, हास्य कलाकार, भोजपुरी कलाकार, मंत्री, विधायक, सांसद, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम जनता तो 2 लाख के करीब पहुंच गई। इस यात्रा में बाबा के साथ हिंदू राष्ट्र की हुंकार 2 लाख लोगों ने एक साथ भरी है। इसलिए पूरे 9 दिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बाबा की पदयात्रा चर्चा में रही। जिस यात्रा की पूरे देश में चर्चा रही, आप हमारी इस रिपोर्ट में 9 दिन की यात्रा देख लीजिए रिपोर्ट। भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए पहले दिन का कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, पाँव में छाले पड़ गए। और बताओ। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है। हमें लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है। संजू बाबा, तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। मोबाइल हमें मिल गया है। कहो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। देश की बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए फिर से कार्य
अब आगे वृक्ष की तैयारी है। हिंदू जिसकी बात करेगा वो भारत में राज्य करेगा। सनातन हिंदू एकता यात्रा अभी यहाँ विराम हुई है। हम सब हिंदू। मैं भी कट्टर हिंदू वाली बात कर रहा था ना आपसे, कट्टर हिंदू वाली बात कर रहा था। आज कट्टर हिंदू पर तो मैंने बाबा बागेश्वर पर सवाल पूछा था और पूछा था कि कट्टर हिंदू बनाने का आप आह्वान क्यों करते हैं। आज इंदौर में भी बागेश्वर बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, जब मैं उस समय सवाल पूछा था, उसका जिक्र किया। सुनिए क्या कहा है। लोग एक अभी हमको पत्रकार मिले, बोले आप तो कट्टरपंथी विचारधारा के लगते हो। हमने कहा ठटरी के बारे, कट्टर का मतलब ये नहीं है नक्कटा। कट्टर का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी पर हिंसा करनी है। कट्टर का मतलब ये है कि हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद, हमारे मंदिरों को लैंड जिहाद के चक्कर में फंसाओगे तो हम सड़कों पर उतर करके तुम्हें जवाब देंगे। ठठरी के भरे और नक्कटा, ये उनका, जब वो गुस्से में आते हैं तो ऐसा बोलते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कट्टर हिंदू का मतलब समझा रहे थे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पद यात्रा के बाद हिंदू युवा सम्मेलन में इंदौर पहुंचे और सनातन रक्षा का संकल्प दिलवाया। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। गुड जॉब मंत्री जी। मैं हमेशा कहता हूं गुड जॉब कलेक्टर साहब, गुड जॉब एसपी साहब, अब आज गुड जॉब मंत्री जी। मंत्री जी ने क्या गुड जॉब किया है, क्या अच्छा काम किया है, आज ये भी दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश की खबर है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मंत्री जी इस गाने के लाइन को लगता है बहुत सीरियस लिए हुए हैं, इसलिए बस हफ्ते भर पहले किया वादा पूरा करते दिखाई दिए हैं। चलिए पूरी खबर देख लीजिए। खबर दमोह की है, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखन पटेल ने छात्राओं से साइकिल देने का वादा किया था, वो पूरा कर दिया है। पहली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 18 नवंबर की है। यात्रा के दौरान मंत्री जी को पैदल स्कूल जाती कुछ छात्राएं मिली थी। मंत्री जी ने गाड़ी रुकवाकर जब छात्राओं से बातचीत की तो पता चला कि लॉकडाउन के कारण उन छात्राओं को साइकिल नहीं मिल पाई। मंत्री जी ने वहीं उन बच्चियों से साइकिल देने का वादा कर लिया। मंत्री जी का छात्राओं से वादा करने का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर आज यानी कि 30 नवंबर की, जब मंत्री जी 12 दिनों के अंदर अंदर अपना वादा पूरा करते नजर आए। मंत्री जी ने छात्राओं को साइकिल गिफ्ट किया है। मंत्री जी के वादे और वादों को पूरा करने पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ना पढ़ रहे थे तब लॉकडाउन। कितने बच्चे हैं ऐसे? बहुत सारी है। चलो अच्छा है, 5 तुम्हारे जो साथ में 5 लड़कियों के नाम लिख के देना है। हम मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते कि उन्होंने हम बच्चियों के लिए इतना सोचा और हम लोगों को साइकिल प्रदान की। बहुत, क्योंकि हम 3 साल से पैदल जा रहे थे, इस बार 2 महीने साइकिल से जाएंगे। मेरी तरफ से है ये, क्योंकि शासन तो देता रहता है और देगा भी जो रह गई है, क्योंकि मैंने कहा था इसलिए मुझे देना चाहिए। बहुत शानदार मंत्री जी, बच्चियां खुश हैं, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। मंत्री जी को धन्यवाद कह रही हैं। पहले तो मंत्री जी ने 5 छात्राओं को साइकिल दिलवाने की बात कही थी, लेकिन मन नहीं माना तो गांव से सूची मंगवा ली और अपनी ओर से 12 छात्राओं को साइकिल गिफ्ट कर दी। बड़ा पुण्य काम किया है आपने। लखन पटेल के वादा पूरा करने की खूब चर्चा हो रही है। लोग तारीफ कर रहे हैं कि मंत्री जी ने छात्राओं की समस्या को न सिर्फ सुना और समझा, बल्कि तुरंत समस्या का समाधान किया। हालांकि मंत्री जी ने बच्चियों से पक्की सड़क बनवाने का भी वादा किया था। छात्राओं को भरोसा है कि उनका ये भी वादा जल्द ही पूरा होगा। मंत्री जी ने अच्छा काम किया था, इसलिए हमने आपको दिखा दिया और बार बार कहा गुड जॉब मंत्री जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है ये देख लीजिए। सिंधिया आते तो विजयपुर जीत जाते क्या? और लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं आप, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था क्या कि अगर सिंधिया पहुंचते तो रामनिवास रावत मंत्री बने रहते। राजनीति में एक हार धारणा बदल देती है, नजरिया बदल जाता है। अगर ये पूछना हो तो रामनिवास रावत से पूछिए, क्योंकि जब से विजयपुर की सीट रामनिवास रावत ने हारी है, तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस सीट को रामनिवास रावत का गढ़ कहा जाता था, उस सीट पर हार कैसे हो गई।
रामनिवास रावत को सिंधिया का करीबी कहा जाता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता। सबसे पहले सिंधिया का वो बयान सुन लीजिए जिसको लेकर विजयपुर की हार एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, सुर्खियों में आ गई है। सुनिए। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद प्रदेश में फिर से राजनीति शुरू हो गई। उधर शिवराज सिंह चौहान से जब बुधनी में इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हार जीत लगी रहती है। वहीं कांग्रेस इस जीत को लगातार संगठन की जीत बता रही है। नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। देखो, बीजेपी के पूरे प्रदेश में अली बाबा 40 चोर की सरकार है। यही नतीजा है कि विजयपुर में इनके खिलाफ मत डला, क्योंकि जनता को इस सरकार पे, इस व्यवस्था पे भरोसा नहीं बचा। मुझे लगता है इनके निजी मामला है पार्टी का, अब इन्हें कितना वहाँ सम्मान मिल रहा है कितना नहीं, तो ये तो सिंधिया जी कुछ मंथन करेंगे। लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। उनका कहना है भाजपा के लोगों ने उनको हराया। मैं अलग काम से आया हूँ यार, लेकिन पार्टी ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सबने वहाँ प्रयत्न किया और पार्टी हार अगर कहीं थोड़े बहुत पीछे रह गए तो उसकी समीक्षा करेगा। इधर सिंधिया ने कहा मुझे बुलाया ही नहीं। वहीं रामनिवास रावत ने 25 नवंबर को कहा था कि बीजेपी के ही कुछ लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। आगे बढ़ रहा हूं इसलिए आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने रामनिवास रावत के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत नहीं झोंकी, पूरा जोर नहीं लगाया? चलिए अब आपको यह भी बता देता हूं कि बीजेपी की किस नेता ने विजयपुर में कितनी रैली की है, ये तो बताना पड़ेगा भाई साहब। विजयपुर उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 6 रैलियां की। मुख्यमंत्री हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 5, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 3 और शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ 1 रैली की। ये बात सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर में चुनाव प्रचार नहीं किया। हो सकता है इसका ही नुकसान बीजेपी को चुनाव में हुआ, इसकी भी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। राजनीति चरम पर है और सोचिए इतने दिन बाद भी विजयपुर के हार की चर्चा हो रही है। और अगर चर्चा हो रही है और राजनीति चरम पर है, माहौल गर्म है, तो ये खबर दिखाना जरूरी था। इसलिए ये खबर आपको दिखाना जरूरी था। ये पूरी खबर आपको दिखा दी। बड़े बड़े लोगों के बयान आए, एक बार फिर से हार ताजा हुई, इसलिए खबर दिखाना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देख लीजिए कौन सी है। महाकाल मंदिर के आसपास कौन दुकान लगा सकता है? टी राजा बताएंगे। बताया है इन्होंने, घमासान मच गया जब से बताया। हिंदू मुसलमान पर फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है और इस बार विवादों की चिंगारी सुलगाई है। कौन? गोसा महल विधानसभा सीट से विधायक और फायर ब्रांड नेता टी राजा। महाकाल मंदिर के आसपास कौन दुकान लग सकता है और कौन दुकान रख सकता है, कौन दुकान लगा सकता है, इसको लेकर टी राजा ने बड़ा बयान दे दिया। टी राजा बागेश्वर बाबा की यात्रा में शामिल होने मध्य प्रदेश आए थे। जब बाबा महाकाल का दर्शन करने उज्जैन पहुंचे तो मुसलमानों की दुकान लगाने पर बड़ा बयान दे दिया। टी राजा ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर दी कि महाकाल मंदिर के 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मुसलमान के होटल नहीं रहने चाहिए। पहले टी राजा का पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद विस्तार से बात करेंगे। सुनिए। देखिए, हमारे मोहन जी मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, पहले तो उन होटलों को आप आइडेंटिफाई करें कि उन होटलों में कहीं मांस तो नहीं बिक रहा है, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर है और मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर दूर तक भी कोई मुसलमान की होटल नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो सर्वे होना चाहिए, उसमें क्या पकड़ा है, क्या बेचा जा रहा है। बड़ी बात कह गए टी राजा के इसी बयान का बीजेपी विधायक, पंडित और पुजारी समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तीर्थयात्री बड़े श्रद्धा भाव से मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे में आहार की शुद्धता को ध्यान में रखना ही चाहिए। महामृत्युंजय मठ के पुजारी ने तो ये तक कह दिया है कि बाहर कुछ कुंठित लोग भी हो सकते हैं जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ऐसे में भोजन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए टी राजा का बयान बिल्कुल सही है। प्रभु पूरी तिरुपति में हुए प्रसाद मिलावटी मामले का हवाला देते हुए टी राजा के बयान का समर्थन कर रहे हैं।
अब बात इतनी बड़ी है तो फिर विपक्ष में लोग खड़े तो होंगे। टी राजा के बयान से मुस्लिम समाज नाराज है। महाकाल मंदिर के आसपास मुस्लिम होटल संचालकों में गुस्सा है। टी राजा के बयान का होटल संचालकों ने विरोध करते हुए कह दिया है कि ये संविधान के खिलाफ है। होटल मालिक क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जो देश की एकता है वो सभी समाज, सभी संप्रदाय और सभी के लोग हैं। देश का आर्टिकल अनुच्छेद, संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी व्यक्ति के बीच धर्म, जाति, लिंग, समाज, समूह के भेदभाव नहीं करता। अगर कोई राजनेता इस तरह की बात कर रहा है तो फौरी रूप से अपनी राजनीतिक रोटी सोखने के लिए बात कर रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट पर विवाद छिड़ा था और अब मध्य प्रदेश में टी राजा के बयान पर माहौल गर्म है। टी राजा के इस बयान को लोग अपने अपने विवेक और सोच समझ के अनुसार देख और समझ रहे हैं। टी राजा का बयान बड़ा था तो सीधे मुद्दे की बात में खबर दिखानी जरूरी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे कौन सी खबर देखने वाले हैं आप देख लीजिए। गाली नहीं दिया हूं, तहसीलदार को मारा हूं। इनकी हिम्मत भी गजब है। पहले तो मारे, फिर उसके बाद डंके चोट पे बोला कि गाली नहीं दिया हूं, मारा हूं। कोई आम आदमी या कोई व्यापारी ऐसा क्यों कह रहा है, इस मनोदशा को भी समझना चाहिए। अतिक्रमण हटाने के दौरान नुकसान हो गया तो सरकारी अफसर की पिटाई कर दी, खुद ही जज और कानून बन गए। ऑन द स्पॉट फैसला करने लगे। ऑन द स्पॉट फैसला मत करिए भाई, ये फिल्म नहीं है। मारपीट का ये वीडियो देखिए। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले का है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स दूसरे शख्स पर लगातार मुक्का बरसा रहा है, गालियां दे रहा है। आसपास पुलिस वाले भी हैं। गुस्से से लाल इस व्यक्ति को बहुत मुश्किल से रोका गया। ये मारपीट कोई मामूली मारपीट नहीं है। इस मारपीट को लेकर बहुत बवाल हुआ है, बहुत हंगामा हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति की पिटाई की गई वो तहसीलदार हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझना चाह रहे हैं आप तो समझ लीजिए। मनेंद्रगढ़ के महोरा पारा में 29 नवंबर को अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। तहसीलदार यादवेंद्र केवर्थ राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की टीम के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। इसी दौरान सड़क किनारे नाली पर व्यापारी नितिन अग्रवाल की सीमेंट के सेट्स रखे गए थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान इन सीमेंट के सेट्स को जेसीबी से तोड़ दिया गया, जिससे नितिन अग्रवाल का नुकसान हो गया। जिसके बाद व्यापारी ने गुस्से में आकर तहसीलदार यादवेंद्र की पिटाई कर दी। तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नितिन अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। व्यापारी नितिन अग्रवाल सीए भी हैं। आगे पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन पहले हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल की मनेंद्रगढ़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए। सीट टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सीट जेसीबी के माध्यम से तोड़े गए हैं। का दुकानदार था, उसने विरोध करना शुरू कर दिया, उसके बाद तहसीलदार पर ही टूट पड़ा। देख लीजिए पूरा शहर बंद है, किस तरीके से रोड खाली है। टाइम मांगा आधा घंटा का, उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, सीधा जेसीबी चलवा दिया। धक्का मुक्की तो हुई है ना। अब आपका भी ये माइक उठा के मैं पटक दूंगा। क्या करोगे, गले में हाथ डालोगे या मेरा कॉलर पकड़ लो, बताओ क्या करोगी। मीडिया आधी चीजें दिखाती है, आधी चीजें नहीं दिखाती हैं। बात पूरी पहले जानना चाहिए, उसके बाद किसी को जज करना चाहिए। प्रशासन एकदम गुंडागर्दी पे उतर आई है सर यहाँ पे। प्रशासन को किसी का डर भय नहीं है। आरोपी नितिन अग्रवाल के घर वालों को लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही सच है और मीडिया वाले पूरा सच नहीं दिखाते हैं। आपने कहा मीडिया वाले पूरा सच नहीं दिखाते हैं, इसलिए मैंने आपकी ये बाइट जरूर सुनवाई। और मीडिया और प्रशासन झूठा और गलत है, अगर आप ये मान रहे हैं तो थोड़ा आप भी अपने आप में सुधार करना चाहिए। आपको भी ये समझना चाहिए कि नहीं केवल मैं ही सच या हम ही सच नहीं बोल रहे हैं, दोनों ही पहलुओं को बहुत तटस्थता के साथ देखना चाहिए। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि नितिन अग्रवाल तहसीलदार पर घूंसे बरसा रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। खुद नितिन अग्रवाल ने भी इसको कबूला है। सुनिए नितिन अग्रवाल, सुनिए। मारा हूँ तहसीलदार को, गाली नहीं दिया हूँ, मारा हूँ, गाली नहीं दिया हूँ, मारा हूँ तहसीलदार को, गाली नहीं दिया हूँ, मारा हूँ, गाली नहीं दिया हूँ, मारा हूँ तहसीलदार को।
सुन लिया आपने, फिर भी इनके घर वाले गलती मानने को तैयार नहीं। प्रशासन ने 13 नवंबर को ही अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश जारी किया था और पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई भी चल रही थी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं टाइम नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं तहसीलदार यादवेंद्र और एडिशनल एसपी अशोक, सुन लीजिए। अफसर के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कैसो भी कितनों भी आपका वो हो जाए। अधिकारी है, अधिकारी को मारना गलत है। तो खैर गलत है ये बात, कोई भी मतलब भाई नौकरी कर रहे हो, तहसीलदार हैं, नहीं मानना चाहिए। वाद विवाद करने लगे और वाद विवाद के दौरान उन्होंने अश्लील शब्दों का, गाली गलौज करने का उपयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। व्यापारी तो जो कल घटना है उसी के संबंध में मिलना चाहते थे, जो कलेक्टर साहब ने इनको सोमवार का 12 बजे का टाइम दिया है। घर में भले हम सभी रहते हैं, लेकिन जो भी अतिक्रमण की कार्यवाही है वो पश्चात में जो भी उनके द्वारा ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो करके किया जाएगा। तहसीलदार को गाली आरोपी नितिन अग्रवाल की गिरफ्तारी से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफी नाराज है और अतिक्रमण की कार्रवाई को तानाशाही रवैया बताते हुए आज बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद मनेंद्रगढ़ की ज्यादातर दुकानें आज बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। बंद का असर दिखाई दिया। इस घटना को लेकर तहसीलदार के खिलाफ कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और जिले के कलेक्टर से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि तहसीलदार यादवेंद्र ने नितिन अग्रवाल को सामान हटाने का मौका नहीं दिया और सीधे जेसीबी चला दी गई, जिसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने व्यापारियों और तहसीलदार के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की। इस पूरी घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। वो वीडियो मैंने भी देखा है और उस पर जो तहसीलदार हैं उन्होंने FIR भी किया। पुलिस अपना काम कर रही है और कहीं भी उस घटना को लेकर किसी प्रकार का ना प्रशासन ना कोई सरकार ने, उसमें निष्पक्षता से उस पर जांच की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हर घटना की अपनी प्रकृति होती है और मारपीट तो कभी अच्छा हो नहीं सकता। माना कि प्रशासन की कार्रवाई के चलते आपका नुकसान हुआ, ठीक बात नहीं है ये, किसी का ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो। व्यापारी का भी पैसा लगा होता है उसके व्यापार में, ऐसे पैसे पर बुलडोजर चलाएंगे तो किसी का भी दिल दुखेगा, किसी को भी तकलीफ होगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि व्यापारी इस तरह से किसी प्रशासनिक अफसर पर हाथ उठा दे और गाली गलौज करने लगे। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप इस तरह से प्रशासनिक काम में बाधा नहीं डाल सकते। यह विस्तार न्यूज है, सभी पहलुओं को दिखाता है, आपका पक्ष भी दिखाता है, आपकी शिकायत भी दिखाता है, इसलिए हमने सब कुछ दिखा दिया। अब आगे अपडेट आएगा तो वो भी दिखाएंगे और बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है उसका रुख कर लेते हैं। अगली खबर यह है कि बच्चे को जिंदा जलाया था इसलिए फांसी की सजा मिली है। सोचिए, रायपुर में यह पहला शख्स है कोई जिसे फांसी की सजा मिली है। एक तरफा प्यार में मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया था, इस व्यक्ति ने जिंदा जला दिया था। 46 साल बाद ये दूसरा शख्स, माफ कीजिएगा। सन की दरिंदे ने मानवता की सारी हदों को पार कर दिया। मामले को लेकर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 46 साल बाद किसी दोषी को फांसी की सजा दी गई। देखिए तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उस परिवार की है जिनके कलेजे के टुकड़े को जिंदा जला दिया गया। क्या बीत रही होगी इस परिवार पर। एक दरिंदे ने इनसे इनके खुशियां छीन ली। दूसरी तस्वीर उस दरिंदे की है जिसने मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दोषी का नाम पंचराम है, जिसने 2.5 साल पहले इस घटना को अंजाम दिया था। पूरा मामला रायपुर के उरला इलाके का है। 5 अप्रैल 2022 को सेहर्स नाम के बच्चे की किडनैपिंग हुई थी। उसके बाद पुलिस को सेहर्स की जली हुई लाश मिली। उस समय सेहर्स सिर्फ 4 साल का था, 4 साल का। इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या है वो भी जान लीजिए। चलिए वो भी बता देता हूं। दरअसल दोषी पंचराम सेहर्स की मां से एक तरफा प्यार करता था और चाहता था कि सेहर्स की मां भी उससे प्यार करे, लेकिन सेहर्स की मां पंचराम से बात भी नहीं करती थी, जिससे परेशान होकर पंचराम ने सेहर्स की मां से बदला लेने का फैसला किया। पंचराम की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी
वह अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहता था, वहीं पर सेहर्स का परिवार भी रहता था। पंचराम सेहर्स के साथ घुला मिला था और अक्सर अपनी बाइक पर उसे घुमाया करता था। 4 साल के बच्चे को क्या पता किसके साथ घूमना है, घूमता था। घटना के दिन भी पंचराम ने सेहर्स को घुमाने के बहाने बाइक पर बैठाया और फिर बेमेतरा के शमशान में ले गया, जहां उसने सेहर्स पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया और फिर बाइक बेचकर फरार हो गया। आगे आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखें। 46 साल बाद फांसी की सजा जो है आरोपी को दी गई है। हम उन्हीं पीड़ित परिवारों के साथ मौजूद हैं। रिपोर्ट लिखवाए तो पता चला कि 8 तारीख को कि मेरा बच्चा खत्म हो गया है करके। बेटे की आदत मेरा दिल फट जाता है। हम ये सब नहीं सोच सकते थे कि मतलब ऐसा घटना कर देगा करके। मेरा को बच्चे तालाब जाते हैं बोलकर फिर मैं उतर गया और नहीं उतरा। अब ये नहीं आके लड़ाई मैं 3-4 लाख के लगा करता रही हूँ। उसको फांसी से और बदतर जिंदगी जीना चाहिए। बच्चे के माता पिता बहुत भावुक हैं, दुखी हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, फांसी से भी बदतर सजा की मांग कर रहे हैं। बच्चा पंचराम को चाचा बोलता था, फिर भी पंचराम ने ऐसा घिनौना काम किया। फरार होने के बाद दोषी पंचराम को पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के जरिए नागपुर से गिरफ्तार किया और पुलिस की पूछताछ में पंचराम ने सेहर्स की हत्या और उसकी मां से एक तरफा प्यार की बात कबूली और फिर 2.5 साल बाद न्यायालय ने सेहर्स को इंसाफ दिया है और दोषी पंचराम को फांसी की सजा सुनाई। इस पर क्या कह रहे हैं पीड़ित पक्ष के वकील परेश्वर बाग, सुन लीजिए। आरोपी ने जो अपने मेमोरेंडम कथन में बताया है, पुलिस को बताया है कि मैं बालक हर्ष चेतन की मां से प्यार करता था और उसकी मां जो है इनको बातचीत नहीं करती थी और मतलब उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, उसके मां के मन में ये एक तरफा प्रेम करता था। और उसने ये बताया कि उसको सबक सिखाने के लिए, मतलब बालक की मां को सबक सिखाने के लिए वो बालक को इस तरह से नृशंस हत्या पेट्रोल छिड़क करके वो उसको जला डाला। कोर्ट में जब पेश किया जाता था तो ऐसा नहीं लगता कि उसके मन में कोई अपराध बोध है या पश्चाताप है, ऐसा कुछ दिखता नहीं, हाव भाव से भी नहीं दिखता। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी दोषी पंचराम को कोई अफसोस या पछतावा नहीं है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अबोध होते हैं। मात्र 4 साल का बच्चा जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, उस बच्चे को जिंदा जला दिया। प्यार त्याग की भावना होती है, हत्या की भावना नहीं। ऐसे दरिंदे लोग कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मासूम बच्चे की हत्या करने वाले इस पंचराम को फांसी मिलनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है वो आपको बता देता हूं। अगली खबर क्या है, देखिए, सीजीपीएससी के नतीजे बता रहे हैं सुशासन आ गया है। क्यों कह रहा हूं मैं आपसे? क्योंकि सीजीपीएससी के नतीजे आने के बाद ये दावा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसलिए सीजीपीएससी में इतने साफ सुथरे तरीके से परीक्षा हुई और परिणाम आ गया, बच्चों का सिलेक्शन हो गया। सीजीपीएससी की परीक्षा दोबारा बदनाम ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। बच्चों की कॉपी बहुत बारीकी से चेक की गई है, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरी सावधानी बरती गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। और सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है, ध्यान से खबर भी देख लीजिए, क्योंकि अब गड़बड़ियों की जो आशंका है वो इस परीक्षा के बाद कम हो गई। 28 नवंबर को सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट निकाला गया। राज्य सेवा के लिए इंटरव्यू लेने के बाद 703 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली बार सीजीपीएससी ने राज्य सेवा 2023 के नतीजे घोषित किए। परिणाम आने के बाद परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी जश्न मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के परीक्षा परिणाम में कोई भी विवाद जैसी स्थिति नहीं दिखाई दी। सबसे बड़ी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं सबसे बड़ी बात। और आपको याद होगा विधानसभा में ये चुनाव का मुद्दा था और उसके बाद अगर सरकार बने और 1 साल के भीतर ऐसी परीक्षा हो जाए तो उस पर चर्चा करना चाहिए, जिसमें लाखों युवाओं का भविष्य निहित है। रिजल्ट से सब बहुत खुश हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार कॉपियों की जांच में बड़ा बदलाव किया गया था। ये बदलाव क्या था, इसको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ ध्यान से समझ लीजिए। देखिए मेरे बगल
कॉपी की जांच के लिए इस बार 300 शिक्षकों की तैनाती की गई थी और हर एक सवाल की जांच के लिए अलग अलग शिक्षक लगाए गए थे। यानी कि एक सवाल को एक शिक्षक ने जांचा है, जबकि दूसरे सवाल को दूसरे शिक्षक ने। इतनी पारदर्शी व्यवस्था थी। मतलब हर पूछे गए सवाल की जांच के लिए एक अलग शिक्षक रखा गया। इसलिए 300 सवालों के लिए 300 शिक्षक लगाए गए थे। अब तक के हुए परीक्षा में ऐसा पहली बार किया गया था। इसके पहले तक कॉपियों की जांच अलग अलग भागों के हिसाब से होती थी। एक शिक्षक कॉपी के पूरे एक भाग की जांच करता था, यानी कि एक शिक्षक को कई प्रश्नों के उत्तरों को जांचना पड़ता था। इसको लेकर 2021 में बहुत विवाद भी हुआ था। रिजल्ट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सीबीआई रिमांड पर है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यह रिपोर्ट देखना चाहिए। देखिए। टॉप के सिलेक्टेड लोग हैं वो अपने बीच से सेलेक्ट हुए हैं, जो कई वर्षों से पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे इसके बारे में। इसको देख के लगता है कि पारदर्शिता तो बढ़ती गई है। इस बार काफ़ी ज़्यादा फेयर चीज़ें हुई हैं सीजीपीएससी में। हमारे लिए एक मोटिवेशन की बात है कि अब सब कुछ हमारे राज्य में सब सही चल रहा है। इस साल का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी अच्छा था एंड अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी था। इस बार हम लोग भी मोटिवेट हो गए। टफिकेशन का पूरा इस बार खात्मा हुआ है और जो बच्चे इन डेप्थ नॉलेज लेकर के विश्लेषणात्मक तरीके से उनकी तैयारी किए होंगे वो वही इस बार चयन हुए हैं। 23 के रिजल्ट ने सरकार के एक सराहनीय प्रयास ने और कह सकते हो एक पैनी निगाह ने मिलकर पीएससी को फिर से स्वर्णिम काल में ले आया है। छात्र बहुत खुश हैं, साथ ही एक्सपर्ट भी इस बार की परीक्षा को बहुत बढ़िया बता रहे हैं। जब परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी सामने आई थी तब राज्य में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी। उस समय विपक्ष में बैठी बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में सरकार बनने पर सीजीपीएससी की परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। फिर दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आई और अपने वादों पर काम करना शुरू किया, जिसके बाद कॉपियों की जांच को लेकर यह बदलाव किया गया। सरकार इसी पैटर्न पर सीजीपीएससी 2024 की परीक्षा भी करवाने जा रही है। इस बदलाव के लिए सीजीपीएससी के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की। इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। सीजीपीएससी के अधिकारी यूपीएससी की गतिविधियों और उसके बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन करने दिल्ली गए। साथ ही अधिकारियों ने दूसरे राज्यों में जाकर वहां की सिविल सेवा परीक्षा के सिस्टम को समझा। सीजीपीएससी के अधिकारियों ने एमपीपीएससी और ओडिशा पीएससी का भी दौरा किया और उसके बेस्ट प्रैक्टिस को जाना। इसी तरह से अधिकारियों ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र पीएससी से भी कई तरह की जानकारियां ली। इसके बाद यूपीएससी परीक्षा और अन्य राज्यों के सिविल सेवा परीक्षा के सिस्टम के आधार पर सीजीपीएससी के इस बार बदलाव किया और सीजीपीएससी ने इस बार पूरे सिस्टम को बदल दिया। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी? ओपी चौधरी को इसलिए सुनना चाहिए कि ओपी चौधरी हमेशा युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए लड़ते रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते रहे हैं और उनके दावे अब हकीकत में दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने यह कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सुशासन आ गया है, जिसकी वजह से युवाओं के साथ ये छल नहीं हो रहा है और परीक्षा पूरे पारदर्शी तरीके से हो रही है। सुनिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी क्या कह रहे हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुशासन के लिए काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की पीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है वह उसमें भी काफ़ी सुधार लाने का प्रयास हर दृष्टिकोण से किया गया है। फेयर रूप से पोस्टिंग हुई है और पूरी कोशिश पीएससी की भी है कि चीज़ें बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से हुई हैं और जिन्होंने पहले गलत किया था उनके खिलाफ सीबीआई जांच करके आज जो कटघरे के पीछे हैं, जैसा कि सरकार बनने से पहले हमारी पार्टी ने वादा किया था। सीजीपीएससी में इस तरह के बदलाव की जरूरत थी ताकि रिजल्ट में किसी तरह की कोई समस्या ना आए, छात्रों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले और फिर सीजीपीएससी बदनाम ना हो। इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से बता रहा था क्योंकि लाखों युवा तैयारी करते हैं इस परीक्षा को लेकर। इसलिए जो सरकार ने आपके लिए किया है, जो अच्छी खबर है, वो भी विस्तार से बताना था। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये देख लेते हैं। चलिए, आईपीएस बेटी ने दी डीजीपी पिता को बधाई। डीजीपी मतलब आप समझ रहे हैं प्रदेश का मुखिया, और आईपीएस बिटिया कैसे विदाई आपको
देखने का मन कर रहा होगा। मध्य प्रदेश में एक आईपीएस बेटी ने अपने डीजीपी पिता को विदाई दी है। इस विदाई की तस्वीर आज खूब चर्चा में है क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरी खबर आपको बता देता हूं, चलिए पूरी खबर आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना रिटायर हो गए हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद एमपी को नया डीजीपी भी मिल गया है। लेकिन सुधीर सक्सेना के रिटायरमेंट में एक तस्वीर ऐसी थी जो अब खूब सुर्खियों में। देखिए, तस्वीरें बहुत खास हैं, बेटियों पर गर्व करने वाली हैं। डीजीपी सुधीर सक्सेना के रिटायरमेंट पर भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में जब डीजीपी को परेड की सलामी दी गई तब इसकी अगुवाई उनकी बेटी सोनाक्षी सक्सेना ने की और यह पुलिस इतिहास में पहली बार था जब एक बेटी अपने पिता की सलामी परेड की अगुवाई कर रही थी। पहले रिपोर्ट देखिए, बहुत शानदार तस्वीर आई है, फिर आगे पूरी बात करूंगा। देखिए रिपोर्ट। ये अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों के हम साक्षी हो रहे हैं। बेहतर मैदानी पुलिसिंग के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करने में मध्य प्रदेश पुलिस सदैव आगे रही है। सुधीर सक्सेना के लिए भी ये भावुक पल था क्योंकि उनकी बेटी उनकी विदाई परेड की अगुवाई कर रही थी और किसी भी पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व करने वाला पल नहीं हो सकता जब उनकी बेटी के हाथों उन्हें ये सम्मान मिले। अपने डीजीपी पिता को देखकर अफसर बनी सोनाक्षी ने इतिहास रच दिया है। सोनाक्षी सक्सेना अभी भोपाल पुलिस में डीसीपी इंटेलिजेंस के रूप में कार्यरत है। यह खूबसूरत तस्वीर है, इसलिए विस्तार से दिखा दी। सुधीर सक्सेना की विदाई के साथ ही एमपी को कैलाश मकवाना के रूप में नया डीजीपी भी मिल गया है। चलिए, इनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कहां से, ये देख लीजिए। थानेदार साहब की अनूठी पहल है और ये पहल उठक बैठक वाली है। वीडियो में आपको सब कुछ दिख रहा है। चलिए आइए पूरी खबर बता देता हूं। गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस उठक बैठक कराएगी और ईश्वर की शपथ भी दिलवाएगी। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, वीडियो आया है इंदौर से, देख लीजिए। पूरा वीडियो देखिए, फिर कहानी बताता हूं। पूरा वीडियो देखिए, फिर कहानी बताता हूं। वाहेगुरु दी 100, खुदा कसम, ईश्वर की शपथ लेते हैं, कोई अपराध नहीं करेंगे। अच्छी पहल है थानेदार साहब, अच्छी पहल है। वीडियो में शपथ दिलवा रहे इंदौर के गांधीनगर के टीआई अनिल यादव हैं। अनिल यादव का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले थानेदार साहब अपराधियों को वाहेगुरु, खुदा और ईश्वर की शपथ दिलवाते हैं, फिर उठक बैठक भी करवाते हैं। सुनना चाहते हैं शपथ क्या दिलवा रहे हैं, क्या कसम दिलवा रहे हैं? सुनिए सुनिए। वाहेगुरु जी 100, खुदा कसम, ईश्वर की हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। वाहेगुरु जी 100, खुदा कसम, ईश्वर की हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद कोई अपराध नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। यहां तक तो ठीक था जो टीआई साहब करवा रहे थे। वीडियो वायरल हो जाता है तो दोस्तों के बीच बड़ी बेइज्जती होती है, बड़ी बदनामी होती है। और बनो हीरो, और बनो हीरो, दोस्त ही कहते हैं। उठक बैठक लगा था, वीडियो वायरल हो गया। इससे सीखते जरूर हैं। इंदौर के गांधीनगर में बढ़ रही गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नया ये जो तरीका देखा आपने, इसको आजमाया था। चलिए, सोशल मीडिया एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जरूर जाइए। बहुत लाखों की संख्या में मिलियंस लोग जा रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं। हर दिन हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं हमारे सोशल मीडिया साइट से। आप भी जाइए। टीवी अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहां चले जाइए। ये सारी महत्वपूर्ण खबरें आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी खबर विस्तार न्यूज में नहीं दिख रही है तो इस नंबर पर 8282824982 पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप कर दीजिए, हर दिन आपसे कह रहा हूं व्हाट्सएप करिए, आपकी खबर दिखाएंगे, मेरा रिपोर्टर वहां पहुंचेगा।